नमस्कार बच्चों। आज मैं इतिहास के पार्ट 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य के बारे में बताऊंगी विस्तार पूर्वक। यह आपका पार्ट 1 का वीडियो है। दूसरे वीडियो में इससे संबंधित जो भी कठिन वर्ड होंगे उनके बारे में बताऊंगी। तो बच्चों, 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य कि इस वीडियो को पूरा देखने के बाद इस चैप्टर से संबंधित कोई भी क्वेश्चन ऐसा होगा जो आपको समझ में नहीं आएगा। इसके बावजूद भी अगर कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता है तो आप उसको लिखकर पूछ सकते हैं या समझ सकते हैं। साथ ही इस चैप्टर को 2 भाग में बांटा है। एक भाग में समय से संबंधित जितने भी डिफ़िकल्ट वर्ड आए हैं उसको दूसरे वीडियो में डिफाइन किया है। चलिए अब देख लेते हैं 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य। 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य था रोम साम्राज्य। आज का अधिकांश यूरोप, पश्चिम एशिया और उत्तरी अफ्रीका का हिस्सा शामिल था। जाहिर सी बात है, इतने विशाल क्षेत्र में फैला हुआ रोम साम्राज्य, इसके बारे में जानकारी हमें कैसे मिली। तो सबसे पहले हम पाठ्य सामग्री जिसे पढ़ा जा सकता है, ऐसी बड़ी तादाद में अवशेष मिले। इन पाठ्य सामग्री में उस दिनों के इतिहासकारों द्वारा लिखा गया दिन प्रतिदिन का लेखा जोखा शामिल था, जिसे वर्ष वृत्तांत भी कहते हैं। दूसरी चीज़ मिली प्रलेख वह संविदा पत्र थे, कॉन्टैक्ट पेपर थे जो व्यापारिक एक दूसरे से किया करते थे। उनके बारे में काफ़ी जानकारी थी। और तीसरा था भौतिक अवशेष। हम देखते हैं कि मेसोपोटामिया में बड़े बड़े इमारतें आज भी मौजूद हैं। ईरान, सीरिया और यूनान में भी बड़ी तादाद में मिलेंगे तुम्हें, मौजूद हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो सामग्री थी, उन सामग्री को पुरातत्वविदों ने खुदाई की थी, प्राप्त किया था। जो पाठ्य सामग्री थी पायपायरस नाम के एक पौधे से लिखी जाती थी। वो सरकंडे जैसा एक पौधा होता था जो नील नदी के किनारे उगा करता था बड़ी मात्रा में। इसी से लेखन सामग्री तैयार की जाती थी। और 630 ईसा पूर्व में 2 महान शक्तिशाली साम्राज्य का, उनमें एक रोम साम्राज्य था और एक ईरान साम्राज्य था। हम इस चैप्टर के अंदर रोम के बारे में बात करेंगे, कहीं कहीं प्रसंगवश ईरान के बारे में भी बात करेंगे। तो ठीक है, आइए बात करते भूमध्य सागर की। भूमध्य सागर को मेडिटेरेनियन सी कहा जाता था। रोम साम्राज्य का एक हार्ट कहा जाता था, दिल कहा जाता था। ठीक है, रोमन साम्राज्य के उत्तर में 2 महान नदियाँ थीं। उत्तरी सीमा पर 2 महान, एक राइन थी और दूसरे का नाम डेन्यू था। और दक्षिणी सीमा पर सहारा का विशाल रेगिस्तान था। उत्तरी सीमा पर राइन नदी डेमी और दक्षिणी सीमा पर सहारा का विशाल रेगिस्तान था। अब ईरान साम्राज्य के नियंत्रण में जो एरिया था उसे कैस्पियन सागर के दक्षिण पूर्व के अरब सागर का समस्त क्षेत्र, कभी कभी ईरान के लोगों का अफगानिस्तान का इलाका भी आ जाता था। इस प्रकार 2 महाशक्तियों ने विश्व के अधिकांश भागों को आपस में बांट लिया था, यानी कि रोम साम्राज्य ने और ईरान साम्राज्य ने। तो इसके ज़्यादातर भागों को आपस में बांट लिया था। जिस एरिया को चीन के लोग या पश्चिम कहते थे, जो साम्राज्य का भाग ईरान का था और रोम का था, इस भाग को चीन के लोग पश्चिम कहते थे। अब रोम साम्राज्य के 2 भागों को बांटा जा सकता है, 2 भागों में बांटा जा सकता है रोम साम्राज्य को। एक पूर्ववर्ती साम्राज्य और दूसरा परवर्ती साम्राज्य। पूर्ववर्ती साम्राज्य 3री शताब्दी की मुख्य अवधि की तमाम अवधि को 3री शताब्दी को, यानी कि 3री शताब्दी का जो पहला भाग था उसको पूर्ववर्ती साम्राज्य कहा जाता था। साथ ही साथ परवर्ती साम्राज्य को 3री शताब्दी की बाद को परवर्ती साम्राज्य कहा गया है। आइए चलिए देखते हैं पूर्ववर्ती साम्राज्य के बारे में। पूर्ववर्ती साम्राज्य में हम देखते हैं कि रोम साम्राज्य सांस्कृतिक विविधताओं से भरा हुआ इलाका था। जैसा कि भाषा, बोलने वाली भाषा, बहुत सारी भाषाएं बोली जाते थे। अलग तरह के लोग अलग तरह की भाषाएं बोलते थे। जैसे उच्च वर्ग के लोग मालदार थे, यूँ यूनानी भाषा का प्रयोग करते थे और लिखते थे। दूसरा, पश्चिमी भाग के लोग लैटिन भाषा का प्रयोग करते थे।
पश्चिम भाग के लोग कौन सी भाषा बोलते थे? लैटिन भाषा की वो। अब रोम साम्राज्य एक गणतंत्र था, जैसे भारत गणतंत्र है जहाँ जनता अपना प्रतिनिधि खुद चुनती है, इसी तरीके से रोम भी गणतंत्र था। लेकिन भारत के लोकतंत्र में सभी लोगों को मत देने का अधिकार होता था, उनकी राय शामिल होती थी। लेकिन रोम साम्राज्य में इस प्रकार का गणतंत्र था जिसकी वास्तविक सत्ता सीनेट में नहीं थी। सीनेट क्या था? धनवार परिवार का एक ग्रुप होता था, समूह होता था जो शासन चलाता था। तो उन्हें अभिजाति वर्ग भी कहा जाता था, एलिट ग्रुप। और ये गणतंत्र 509 ईसा पूर्व से 27 ईसा पूर्व तक चलता रहा। 509 ईसा पूर्व से 27 ईसा पूर्व तक, यानी जूलियस सीजर के उत्तराधिकारी ऑगस्टस था। प्रथम सम्राट ऑगस्टस था जो 27 ईसा पूर्व में अगस्त ने गणतंत्र शासन की व्यवस्था का तख्ता पलट दिया और स्वयं सम्राट बन गया। उसने खुद को ही सम्राट कहा, बल्कि प्रिंस पेल्ड कहा, जिसका अर्थ होता है प्रमुख नागरिक। ऐसा हो सकता है कि उसने सीनेट के लोगों के सम्मान की वजह से कहा हो। अब बात करते हैं, और जो उसने शासन किया ऑगस्टस के नाम से किया था। जो जूलियस सीजर का दत्तक पुत्र था उसका नाम ऑक्टेवियन था, उसने ऑगस्टस के नाम से शासन किया था। रोम साम्राज्य के 3 प्रमुख खिलाड़ी थे। साम्राज्य के जो 3 सम्राट थे, पहला सम्राट था, दूसरा कुलीन था, तीसरा था तीन। सम्राट सबसे बड़ा पद पर होता था जो राजा के कार्यों को प्रभावित करता था, यानी कुलीन तंत्र, जिसको कुलीन तंत्र कहा जाता है। अक्सर सेना के विद्रोह के कारण वहाँ की जन समस्याएं पैदा हो जाती थी। कई बार सेना ऐसी होती थी 2 भागों में बढ़ जाती थी, कुछ सीनेट के साथ और कुछ राजा के साथ, और आपस में लड़ाई हो जाती थी जिसके नतीजे भयानक हो जाते थे। रोम साम्राज्य के जो बड़े शहर थे जिसके माध्यम से सरकार लोगों से कर वसूलती थी, ग्रामीण लोगों से, कार्तेज, सिकंदरिया, ये जो शहर थे वो भूमध्य सागर पे बड़े, कारतोस, सिकंदरिया और पियोगा, ये भूमध्य सागर के तटों पर स्थित थे, शहरी केंद्र थे। ये बड़े नगर साम्राज्य प्रणाली का मूल आधार था। सरकार के किन्हीं शहरों के माध्यम से ग्रामीण लोगों से कर वसूला करती थी। दूसरी और तीसरी शताब्दी के लोग प्रांतीय यानी कि ऊपरी वर्गों का बड़ा महत्व होता था। राजा चाहता था कि सीनेट के अलावा जो लोग मालदार हुए हैं उनको प्रमोट किया जाए, उनका प्रमोशन किया जाए। ठीक है, और क्यों चाहता था? इसके प्रमोशन का मुख्य कारण था राजा सीनेट की शक्तियों को सीमित कर दें, यानी सीनेट की शक्तियों को कमज़ोर कर देना चाहता था। राजा स्वयं सम्राट बनना चाहता था। वो अभिजात वर्ग था, वो बहुत शक्तिशाली हो गया, और जो सम्राट गैलियस जो था अलग कर दिया सीनेट की शक्तियों को, पूरी तरीके से समाप्त कर दिया। 253 से लेकर 68 डेसिमल में सैनिक कमांड से बाहर कर दिया इन लोगों को, और बहुत शक्तिशाली बन गया। सार्वजनिक स्नान गृह की व्यवस्था थी। सार्वजनिक व्यवस्था ये थी कि मतलब साल भर में बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम होते थे, मेसोपोटामिया से, मोहनजोदड़ो से। तो यहाँ पर भी बहुत बड़ा स्नानागार मिला। तो सार्वजनिक स्नानागृह के बारे में महत्वपूर्ण जो है सूचना मिली थी। ईरान के जो धर्मगुरु थे, सार्वजनिक स्नान से पानी की पवित्रता खराब होती है, क्योंकि वहाँ पर पानी को बहुत पवित्र माना जाता था, जिसकी वजह से वहाँ पर इस प्रथा को समाप्त कर दिया गया था। अब बात करते हैं तीसरी शताब्दी की जो संकट क्या थी। पहले संकट और दूसरी शताब्दी जो थी शांति, समृद्धि और आर्थिक विकास का काल थी। जो तीसरी शताब्दी की जो शुरुआत हुई उसमें बहुत तनाव था, और जब ईरान के ससानी वंश के बार बार आक्रमण हुए, एक आक्रामक वंश उभर कर आया जिसे ससानी कहते थे। इसी बीच जर्मन के मूल जनजातियां जैसे फ्रैंक, एलमन्नाई और गोथ ने रोमन साम्राज्य के विभिन्न प्रांतों पर कब्जा कर लिया था, जिससे साम्राज्य में अस्थिरता आ गई थी।
तो इस तरीके से यानी 3 भाषाओं के जो अभिलेख में ये बताया गया था कि ये पता चलता है कि इनके भाषा के अभिलेख से कि उसने 60,000 सिपाहियों को, रोमन सेना को ख़त्म कर दिया था और रोम की पूर्वी राजधानी पर कब्जा कर लिया था। 233 से 280 के बीच में जर्मन जनजाति जैसे फ्रैंक है, अल्लामनाई और गोत ने क्या कर लिया था, इन लोगों ने रोमन साम्राज्य के विभिन्न प्रांत पर कब्जा कर लिया था और रोम को इन इलाकों से पीछे हटना पड़ा। इन्होंने रोमन साम्राज्य को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। इन लोगों को रोम के लोग विदेशी और बर्बर कहते थे और ये विदेशी हैं और ये बर्बर हैं। 3री शताब्दी में एक महत्वपूर्ण घटना ये थी कि वहाँ पर जो है 47 वर्षों में 25 सम्राट हुए और इसे 3री शताब्दी का संकट कहा जाता है। अब आगे है लिंग साक्षरता और संस्कृति। रोमन साम्राज्य में जो परिवार था वो एकल परिवार का समाज में चलन, यानी जो बच्चे बड़े हो जाते थे तो माता पिता के साथ न रहकर अलग रहते थे। रोमन साम्राज्य में महिलाओं की अच्छी स्थिति थी और वो अपने पिता की वारिस मानी जाती थी और संपत्ति में उनकी स्वामित्व होता था और संचालन में कानूनी अधिकार भी होता था। जो रोमन साम्राज्य था, जो महिलाओं की स्थिति थी वो बहुत मजबूत थी। वो अपने पतियों के अलग संपत्ति की अधिकारी होती थी। जब इनका पिता मर जाता था, महिलाओं के पिता मर जाते थे, उनकी सारी संपत्ति के वारिस वो महिलाएं हो जाती थीं। और तलाक लेना वहाँ इतना सरल था कि किसी भी पत्नी को अपने पति से और पति को पत्नी से अपना जो है शादी की संबंधों को ख़त्म करना आसान था। विवाह का जो समय था उसकी जो आयु थी 28 से 29 साल या 30 से 32 साल होती थी और महिलाओं की उम्र 16 से 28 साल के बीच की मानी जाती थी। इन सभी के बावजूद भी पुरुषों का जो है महिलाओं पर पूरा तरह से नियंत्रण रहता था। इसका उदाहरण एक महान कैथोलिक ईसप के समय में मिलता है। ऑगस्टाइन के समय में उन्होंने लिखा था कि जब छोटे थे तो उनकी माता का वो नियमित रूप से पिटाई करते थे। इस दौर के जो अभिलेख थे उस टाइम पर जो पति होते थे वो पत्नियों को अक्सर पीटा करते थे। साथ ही साथ साक्षरता की बात करते हैं तो साक्षरता जो थी, जो सांस्कृतिक विविधता थी, वेशभूषा बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण था, पहनावा बहुत महत्वपूर्ण था। धार्मिक संप्रदाय और सांस्कृतिक विविधताओं में वेशभूषा जो है इनकी पहनावा ओढ़ावा जो है धार्मिक समुदाय से प्रेरित थी। हाँ, स्थानीय देवी देवताएं और बोलचाल की भाषा, 5वां भोजन और 6ठा सामाजिक संगठन में बड़ी पैमाने पर उनमें विविधता पाई जाती थी। बंदरगाहों, खाने खदाने, ईंट भट्टे, जैतून के तेल के कारखाने मात्रा में थी, काफ़ी बड़ी संख्या में थी। यहाँ के जो इससे पता चलता है कि यहाँ के व्यापारियों का जो आर्थिक ढांचा था वो बहुत मजबूत था, काफ़ी मजबूत था। गेहूँ, अंगूरी शराब, जैतून का तेल और पत्थर, ईंटें, ये सब का उपभोग बड़े पैमाने पर होता था। गैलिक प्रांतों, उत्तरी अफ्रीका, मिस्र और इटली से मंगवाया जाता था। तरल पदार्थों की धुलाई कंटेनरों से की जाती थी। जिन कंटेनरों से इनकी धुलाई करती थी, एम्फोरा, जिन कंटेनरों से धुलाई होती थी उसको एम्फोरा कहा जाता था। इसके उत्पादन जिन कंटेनरों से लाया जाता था जैतून का, तो हैम्बी ड्रेजल के नाम पर ड्रेजल 40 कहा जाता है। तो ड्रेजल 20 किसे कहते हैं? ड्रेजल 20 क्या होता है? इसमें उत्पादित जैतून का तेल जिन कंटेनरों से डाला जाता था या लाया जाता था उसको हैनी ड्रेजल के नाम से जाना जाता था, हैनी ड्रेजल 40 कहा जाता था। जो जल शक्ति का प्रयोग करते थे आटे की चक्की चलाने के लिए और भी बहुत सारे काम के लिए जो उसका प्रयोग करते थे। एक महत्वपूर्ण बात ये थी, कामगारों पर नियंत्रण करते थे। कामगार यानी जो उनके यहाँ काम करते थे, उनका नियंत्रण वो कैसे करते थे? मुख्य तौर पर वो इस तौर पर जो काम करने वाले दास थे, जिसकी दासता पूरी तरीके से
सांस्कृतिक जिनकी जड़ें बहुत मजबूत होती थी, ज़्यादातर उनसे काम दासों से ही कराया जाता था, लेकिन साधारण लोग दासों के प्रति सहानुभूति रखते। एक बार रोम साम्राज्य के स्वामी ने उसके गुलाम को मार दिया। अब सीनेट ने फैसला किया कि जैसे वहाँ पर नियम था कि यदि अगर कोई गुलाम किसी को मार देता है तो जिस छत के नीचे वो गुलाम रहता है उस छत के नीचे रहने वाले जितने भी गुलाम हों उन सबको मृत्युदंड दिया जाएगा, मार दिया जाएगा। ऐसी एक स्थिति का वर्णन आपकी किताब में किया गया है। उसमें भी बताया गया जब उनको मृत्युदंड दिया गया तो इसके पक्ष में सीनेट ने कुछ लोग उसके पक्ष में भी थे और कुछ विपक्ष में भी थे। जब उनको दंड देने के लिए ले जाया जा रहा था तो बड़े पैमाने पर विद्रोह हुआ और लोगों ने पत्थर और आग लगा देती थी। तो इस तरह की घटनाएं होती थी, सामने आती। इससे पता चलता था कि साधारण लोग दासों के प्रति सहानुभूति रखते थे। अब पहली शताब्दी में जो शांति का दूत था, तो ऐसे समय में दासों शांति का दूत क्या था, तो दास कहाँ से आते, तो दासों की आपूर्ति के लिए तो दास की जन्म की नीति पर अपनाई गई थी और इससे दासों को प्रोत्साहित किया गया कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा करें, उनके बच्चे आगे दासता का काम कर सकें। अब यहाँ के सामाजिक ढांचे की बात करेंगे, जैसा कि पहला सीनेट, दूसरा अश्रोही वर्ग के प्रमुख सदस्य, तीसरा जनता का सामान्य वर्ग और चौथा था निम्नतर वर्ग, दास वर्ग। यानी हम अगर रोम साम्राज्य के शासन को देखें तो 4 भागों में बांट के दे सकते हैं। सीनेट का मतलब होता था अर्थात कि पैट्रिस, यानी वही सबका माँ बाप होता था। और दूसरे थे प्रमुख सदस्य होते थे जिनके पास घोड़े होते थे, अश्व होते थे। वो लोग जो है वो बड़े लोग होते थे जिनके पास धन होती थी, जिनके पास संपत्ति होती थी। और तीसरा था जनता का सामान्य वर्ग। जनता 2 तरह की थी, एक तो निम्नतर वर्ग और दूसरे दास। तो सामान्य वर्ग में तीसरे नंबर पर आता है जनता का सामान्य वर्ग और चौथे पे निम्नतर वर्ग। निम्नतर वर्ग का मतलब होता है दास। अब हम वहाँ की भूमि थी उसके बारे में बात कर लेते हैं। जो वहाँ की भूमि थी वो बहुत ज़्यादा उर्वरक थी, बहुत फर्टिलाइज ज़मीन थी, बहुत ज़्यादा वहाँ जो है उत्पादन होता था, वहाँ पे पैदावार बहुत अच्छी से होती थी और सुगठित वाणिज्यिक व बैंकिंग व्यवस्था तथा धन का व्यापक रूप से प्रयोग भी किया जाता था। पहले भी बताया किस तरीके से बताया था मैंने कि जैतून के तेल का ड्रेसल 20 नाम जाना जाता था, कंटेनर्स में ले जाता था। अब श्रमिकों पर क्या नियंत्रण था कि दासता के मजबूत जड़ी थी। इटली में 75 लाख की आबादी में से 30 लाख दास थे। लोग दास खरीदते थे, ठीक है, दास खरीदते थे और बाद में उनसे काम कराया और उनको फिर बेच देते। और जो दास थे उनके साथ बड़ी क्रूरतापूर्वक व्यवहार करते थे। लेकिन जो ग्रामीण लोग थे, जो साधारण लोग थे, उनके साथ ठीक व्यवहार करते थे। दूसरी चीज़ ये है, ग्रामीण क्षेत्र जो होते थे ज़्यादातर वो आमदनी के लिए वो शहर के उस पर डिपेंड होते थे। तो जो भी फसल होती थी वो ज़्यादातर शहरों में ले जाते थे। तो ग्रामीण इलाकों का जो संबंध होता था वो शहरी इलाकों से ज़्यादा मजबूत होना ज़रूरी था। तो अगर ऐसा ना होता तो उनकी स्थिति बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती थी। और साथ ही साथ समाज में भ्रष्टाचार और लूट खसोट भी बहुत मौजूद थी। अब परवर्ती काल की बात कर लेते हैं। रोमवासी बहुदेववादी थे। कैसे थे बहुदेववादी? मतलब देवताओं की पूजा बहुत ज़्यादा करते थे, बहुत धार्मिक होते थे। लेकिन जब हम बात करते हैं परवर्ती काल में कांस्टेंटाइन ने ईसाई धर्म को अपना लिया था। जो सम्राट थे सन 312 में, जो सम्राट थे कांस्टेंटाइन ने, उन्होंने ईसाई धर्म को अपनाया और इसको राजधर्म बनाने का निर्णय लिया, ठीक है। तो सम्राट डायोक्लेशियन द्वारा सीमाओं पर किले भी बनवाए गए। उसने सीमाओं पर उसको किले बनाए। उसने जो है डायोक्लेशियन था, उसने सीमाओं पर किले बनवाने शुरू किए। वो जो बहुत रोम साम्राज्य का बहुत बड़ा इलाका था जहाँ से रोम साम्राज्य को आमदनी नहीं होती थी, ऐसे इलाकों को उसने छोड़ दिया। और जो इलाका बच गया और उसने क्या किया, उन सीमाओं पर उसने किलेबंदी करनी शुरू कर दी थी।
और प्रांतीय सीमाओं को पुनर्गठित किया था। दूसरी चीज़, और नागरिक और सेनाओं के कार्यों को इसने अलग अलग किया था। वैसे नागरिक और सेना पहले एक ही होते थे, लेकिन बाद में अलग अलग किया। ठीक है, तो अक्सर क्वेश्चन आता है कि सम्राट डायोक्लेशियन ने क्या काम किया था। अब बात करते हैं कॉन्स्टेंटाइन ने। तो इसने जो है वैदिक क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन किए थे। सॉलिड 0.4 ग्राम का एक सिक्का था जो रोम साम्राज्य के पतन के बाद भी जारी था। साथ ही साथ कॉन्स्टेंटाइन ने कुस्तुतुनिया को अपनी दूसरी राजधानी बना लिया था। ये जगह जो आजकल इस्तांबुल है, इस्तांबुल इसको कहा जाता है आज वर्तमान समय में, कुस्तुतुनिया को। तो उसके पास एक इलाका था, उसको उसने अपनी राजधानी बना रखी थी। तो इसने अपने साम्राज्य में काफ़ी चीज़ें की थी कॉन्स्टेंटाइन ने। इसने चांदी के सिक्के बनवाए, जिसके बारे में मैंने बताया, दिनारस, इसके पहले के भी। तो साक्ष्य हैं, एक जो है कि उसने चांदी के सिक्के बनवाए थे, सॉलिड सिक्का बनवाया था, और वो सॉलिड ही सिक्का चलवाया था उसने। अब शहरी समृद्धि की बात करते हैं। वहाँ के जो शहर थे वो काफ़ी समृद्ध थे, बहुत पैसे वाले थे, बहुत शक्तिशाली थे, उनके पास पैसे काफ़ी थे। अब यहाँ पे शक्तिशाली थे, आर्थिक रूप से मजबूत थे। तो यहाँ पर स्थापत्य कला, उद्योग, क्या कहते हैं, भोग विलास के साधन ज़्यादा ही थे। हाँ, तो और यहाँ का साम्राज्य भी काफ़ी विशाल था। 6ठी शताब्दी में जस्टिनियन के शासनकाल के दौरान सॉलिडास यानी 35,000, छठी शताब्दी में जस्टिन के शासनकाल में जो अकेला मिस्र था, 25 लाख सोलेडास, 35,000 जो सोने थे, 35,000 जो सोने थे, उसको उसके बराबर वो एक मतलब एक चीज़ चलाया था जिसने कि ग्राम शुद्ध सोने, 4 से 5 ग्राम के जो शुद्ध सोने के सिक्के होते थे, वो इस तरीके से उसने उस चीज़ को चलाया। तो उसने बहुत सारी चीज़ों को चलाया, और साथ ही उसने धार्मिक उसमें जो है बहुत सारे देवताओं के बारे में जो है उसने काफ़ी विस्तार किया। तो जो रोम साम्राज्य था वो बड़ा धार्मिक साम्राज्य था, और परिवर्तित काल में जो धार्मिक विषयताएं ज़्यादा थी। अब हम बात करते हैं 7वीं शताब्दी के प्रारंभिक। मिस्र और ईरान का ज़्यादातर कब्जा हो गया। बाद में इन इलाकों को अब रोमन साम्राज्य में, बाइजेंटियन रोमन साम्राज्य के बारे में जाना गया। 620 के दशक में इसमें दोबारा कब्जा कर लिया गया। ये जो चैप्टर है आप लोगों का पूरा हो गया। तो इसमें अगर जो चीज़ें ना समझ में आई होंगी आप इसको फिर से देख सकते हैं। इसकी जो परिभाषित शब्द हैं उसको हम अगले चैप्टर में बताएंगे।